अब इस पेपर में आपके सीटेट मैथ्स के लेवल 2 के पेपर में 14 दिसंबर के में अगर हम सिर्फ मैथ की बात करें तो इसके सारे कंसेप्ट्स ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर में से एक माना जाएगा सीटेट लेवल में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दो कंसेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो हर एक क्वेश्चन को किसी को भी आप स्किप मत करिएगा, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। और अभी आपका 8 फेब को जो पेपर है उससे पहले कोशिश करिएगा कि इसको एक या दो बार अपने से बिना सॉल्यूशन देखे हुए ये पेपर लगाया जाए, तो आपके उससे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। बाकी कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क। चलिए अच्छे से करते हैं इसको समझ समझ के, कि जैसे हमसे कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप में लिखी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी कोई मैं नंबर लिख रहा होता हूं a पॉइंट b इंटू 10 टू की पावर, फर्स्ट डिजिट के बाद मुझे पॉइंट चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस फॉर्म में सिर्फ आपकी कुछ कोई भी 10 टू की पावर एक्स हो, प्लस हो, माइनस हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक फर्स्ट डिजिट के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, पॉइंट। जैसे ही अगर आपको ये याद है तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। बाकी के इसमें पॉइंट के बाद डिजिट लिखी हुई है, इसमें दो डिजिट है, पॉइंट है ही नहीं, और इसमें दो डिजिट के बाद पॉइंट है। करेक्ट, हमको सिंगल डिजिट पे चाहिए होता है, तो ये सारे आंसर आपके क्या हो गए, गलत हो गए। 32 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इन अ पेंटागन ABCD एंगल ABCD एंड E। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमसे जल्दबाजी में क्या गलती हो जाती है कि हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, पेंटागन, और हमको ये नहीं याद होता है कि पेंटागन के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है। तो हम जल्दबाजी में क्या लिख देते हैं 360, लेकिन नहीं लिखना है। पेंटागन का टोटल सम होता है आपका 540। नहीं याद है तो उसका तरीका यह है कि जितना भी कोई भी पॉलिनोमियल या पॉलीगन आपको दिया हुआ है, तो पॉलीगन नॉट पॉलिनोमियल, पॉलीगन अगर आपको दिया हुआ है तो उस केस में क्या होता है कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसका एक फॉर्मूला है आपका n-2 इंटू 180। अब यहां पे पेंटागन है तो n इक्वल्स टू 5, तो 5 - 2 इंटू 180 यानी कि 3 इंटू 180, 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54। करेक्ट, तो यहां पे हमारे जो नंबर हैं वो आपके 540 के बराबर हो जाएगा टोटल सम इंटरनल एंगल का। ठीक है ना। अब हम ये सम अलग से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहां पे ये देखेंगे a में 2x है, b में है 3, c में है, d में है और e में है, तो मैं यहां डायरेक्ट लिखूंगा 5x। करेक्ट, अब प्लस आएगा माइनस आएगा देखा जाएगा। मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, यहां पे ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री में से 1 डिग्री चला गया, सम कर दिया तो ये खत्म हो गया। यहां पे ये 9 डिग्री है, यहां पे 5 डिग्री है, 9 और 5 14 डिग्री, 14 में से मेरा ये 4 डिग्री माइनस हो गया, तो प्लस का क्या बचा मेरे पास, सिर्फ 10 डिग्री, जिसका कि सम मुझे किसके बराबर करना है, 540 के। तो 5x 540 - 10, तो इफेक्टिवली 5x इक्वल्स टू मेरा हो गया 530, तो x इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा, 53। करेक्ट, तो आसानी से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो 2x प्लस 10 की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, 2 इंटू 53 प्लस 10, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 प्लस 10 116। तो आंसर जो होगा वो आपका कौन सा हो गया, थर्ड वन। मिस्टेक्स का ख्याल रखना है, यहाँ पे इक्वल्स टू 540 क्यों आएगा, क्योंकि ये पेंटागन है, हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं है। जल्दबाजी में ये एंगल देख के आप 360 नहीं करेंगे, आपको नहीं याद है तो ये साइड वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर ऑफ द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट अ एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, तो एलिमेंट्री का मतलब यहाँ पे आपका प्रारंभिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सबसे उपयुक्त हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक, हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, हम आगे एडवांस या फिर आपके लाइक अपर क्लासेस की बात नहीं हो रही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये सही लग रहा है सुनने में और सही भी है। कॉन्क्रीट मतलब हम थोड़ा थोड़ा उसको अच्छे से समझाते जाएंगे, बेस मजबूत करेंगे और फिर अपर लेवल पे ले जाते जाएंगे। तो आंसर फर्स्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी सेकंड थर्ड भी देख लेते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बुक मस्ट बी हाईली प्रिसाइज एंड टेक्निकल। नहीं, हम एलिमेंट्री लेवल पे बहुत टेक्निकल नहीं चाहते हैं, तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, गलत। बुक मस्ट कंटेन अ लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही अपने को मैथ आएगा। कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ऐसा नहीं है। अपन लाइक इनिशियल लेवल पे हम कभी भी कॉम्प्लेक्स चीजों को लेके आगे नहीं बढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो बाकी के 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे। सही कौन सा होगा आपका, 33 का आंसर नंबर 1 आपका सही है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका एक ही क्वेश्चन में इसने क्या किया है, मैंने कहा ना कि इस पेपर के शुरुआत में कि डबल कंसेप्ट हर जगह यूज हुए हैं। अब हमसे इसमें कह रहा है कि एक अमाउंट इतने से इतना हो गया जो कि इतने रेट पे था, इतने साल में था, लेकिन किसके साथ हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सम एट द सेम टाइम ऑफ 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। अब एक ही क्वेश्चन में इसने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही पूछ लिया, लेकिन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ही नहीं पूछा है इसने। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट से जो टाइम निकलेगा उसमें भी हमारा कुछ फ्रैक्शन में टाइम निकलता है, तो उसको लेके उसने टाइम वाला भी पूछ लिया है आपसे कि क्वार्टर रेट कैसे कैलकुलेट करोगे और फुल रेट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अच्छे से डिटेल में इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमको फाइनली इंटरेस्ट कितना आया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ मेरा, 9,500 में से 8,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना हो गया मेरा, 1,500 रुपए क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है ना। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लिखते हैं PRT बाई 100। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, टाइम। तो वैल्यू रख लेते हैं हम यहाँ पे, 1,500 रुपए मेरी सिंपल इंटरेस्ट हो गई, और P प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरा, 8,000 है, 7.5% से है, टाइम मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, एक और जीरो लगा लेंगे, ये तीनों जीरो आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है नहीं, तो इफेक्टिवली टी की वैल्यू जो निकलेगी मेरी, वो यहां से मैं क्या निकाल पाऊंगा, 1,500 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 75। तो 25 या 75 और 25 का 150, अपन जीरो कर लेंगे इसको, 3 दूनी 6 20। तो टी इज इक्वल्स टू 20/8, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40। अब देखिए टाइम किस में आ गया मेरा, 2.5 ईयर, सीधा सीधा ईयर्स में नहीं आया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट में अगर आपको याद हो कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं तो उस केस में हमारा फॉर्मूला होता है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 प्लस R/100 की पावर n, जहां पे कि हमारा n क्या होता था, टाइम, किस में होता था, ईयर्स में। ठीक है ना। अब दिक्कत क्या हो गई, अब ये हो गया जब सब कुछ प्रॉपर ईयर में दिया हुआ हो, लेकिन अब 2 साल के लिए तो मैं लगा लूंगा, लेकिन 0.5 के लिए फिर मैं क्या करूंगा, ये हाफ ईयरली हो गया। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट हाफ ईयरली जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम लोग रेट को कर देते हैं डिवाइडेड बाई 2 और टाइम को क्या कर देते हैं 2n, यहाँ पे टाइम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही दोनों कॉन्सेप्ट्स लगा के अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा, 8,000 रुपए पे ही लगना है, 1 प्लस, यहाँ पे इन्होंने रेट को बदला है 20% पर एनम। तो यहाँ पे मैंने पहले मैं 2 साल के लिए लिखूंगा तो 20% पर एनम। अब मैं इसको, ये मल्टीप्लाई में ही जाता है हमेशा जब भी आप ऐसे निकालेंगे, तो मैं 20 डिवाइडेड बाई 2, क्यों, क्योंकि मैं हाफ ईयरली, और 2 इंटू 0.5। तो ये ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो मेरी किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। ठीक है ना। तो ये 1 प्लस, अब 20 से ये 5 बार कट गया, 1/5 करेक्ट, उसका स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 प्लस, ये पहले 10/100, और ये कितना बन गया मेरा 0.5 की 0.5 इंटू 2 कितना हो गया मेरा 1, ये 0.5 बोलो या 1/2 बोलो एक ही बात है। तो ये हो गया आपका 8,000। अब ये 5 सेकंड 5 और एक 6/5 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 10 से ये कट गया, तो 10 सेकंड 10, 11/10। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8,000, 6/5, ठीक है, सॉरी मैं प्रॉपर इसको लिख लेता हूं एक बार, ये कितना हो गया यहाँ पे 8,000, 6/5, वापस से 6/5 इंटू 11/10। ठीक है, तो 5 और 5 कितना, ये 10 से मेरा ये जीरो कट गया, 25 हो गया ये, तो और 25 तिया 75, 5 बचा, और 25 दूनी 50, तो ये हो गया 32 करेक्ट। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, 32 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 11। ठीक है, 6 दूनी 12, 1 6 18 और 1 19 इंटू 6 इंटू 11, 6 दूनी 12, 6 नाम 54 और 1 55, 6 और 5 11, इफेक्टिवली 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 पंजे 55, 56 57, 5 बचा, 11 एकन 11 और 5 16, 1 बचा, 11 एकन 11 और 1 12। तो आंसर जो निकला वो मेरा निकला 12,672 रुपए। ठीक है ना। बाकी का तो सिर्फ कैलकुलेशन था, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमने कैसे कैसे इसको प्रोसीड किया है। ठीक है ना।
पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के इसका टाइम निकाला, जो टाइम आया उस टाइम को फिर अपन ने क्या किया, ये जो टाइम निकला इसका 2.5 ईयर, फिर हमने ये कंसेप्ट समझा कि लाइक कंप्लीट ईयर और हाफ ईयर के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर दोनों को यहाँ पे सोल्व करके आंसर 12,672। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, फोर्थ। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। The two corresponding angle formed by the intersection of the two parallel line by the transversal are this, then the value of this। करने को ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इससे पहले हम इस क्वेश्चन के ट्रांसवर्सल लाइन के थोड़े से कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर ये मेरी दो ट्रांसवर्सल लाइन है और इसमें मैं ये एक लाइन खींच ली आपकी दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये अगर मेरा एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही जैसे मेरा एंगल ये है 3 और ये एंगल 4 है, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली आपके 5, 6, 7, 8 के क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके एंगल्स का रिलेशन है, ठीक है ना, कलर के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो एंगल 2 + 5 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। ये जैसे अभी इनको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 और 2 को, इनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, इनको और इसको, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, RESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट। और इनके अलावा जो जो और भी एंगल जो आपके फॉर्म होते हैं, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हैं वो कौन से होते हैं, हमेशा आपके जेड वाले, जो हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि ये एंगल आपस में क्या होते हैं, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, ठीक है ना। तो ये होंगे आपके ये करस्पॉन्डिंग के बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, जैसे 1 जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका 7 के बराबर, ठीक है ना। तो जो 1 7 के बराबर नहीं होगा, लाइक 1 2 के बराबर होगा और फिर 8 के बराबर। 1 जो है वो आपका 8 के बराबर, कलर कॉम्बिनेशन की वजह से हो गया ऐसा। आप 1 का हमेशा किसके बराबर होगा, आपका 8 के बराबर होगा। तो फिर ये आपके क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। इनको हम अलग से एक और टॉपिक में कवर कर लेंगे, लेकिन अभी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल आपके ये वाले हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों एंगल्स को आप इक्वल रखेंगे, 3x - 20 इज इक्वल्स टू 5x - 60। सॉल्व करोगे तो ये 60 - 20 और 5x - 3x, तो इफेक्टिवली कितना हो गया, 40 इज इक्वल्स टू 2x। तो x इज इक्वल्स टू कितना निकल आया आपका, 20। अब x इक्वल्स टू 20 निकल आया तो 4x + 30 की आप वैल्यू निकाल सकते हो, 20 × 4 + 30, यानी कि 80 + 30 110। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिकॉर्ड स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मेजरमेंट एबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन एबिलिटी। तो टीचर्स डायरी में ये हो सकता है, नहीं हो सकता। रिपोर्ट कार्ड जो होता है वो आपका सारा डेटा रखता है तो उसमें नहीं होता। कम्युलेटिव रिकॉर्ड जो होता है उसमें आपकी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स के साथ लाइक आपकी एजुकेशन डिटेल होती है, तो वो भी नहीं रख सकता। तो हमारा फाइनली आंसर कौन सा होगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसी में आपका सारा का सारा डेटा क्या रहता है, ये सारी एबिलिटीज के साथ हम लोग अपडेट करते रहते हैं। टीचर जो है आपके क्लासरूम के वो अपडेट करते रहेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 37 को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स AB एंड CD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD इज 12 सेंटीमीटर। मतलब हमको दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का इन्होंने डिस्टेंस दे दिया है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा पैरेलल साइड्स बना लेते हैं, राइट। तो ये हो गया मेरा, ये लाइक मेरा पहला एक पैरेलल साइड ये हो गया, दूसरा मेरा ये हो गया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमसे कह रहा है 12 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे लाइन क्यों खींची है अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, यूनिट नहीं यूज कर रहा। हमसे कह रहा है कि AB इज लेस देन CD, तो मैं A, B, C और D, करेक्ट। तो AB मेरा छोटा हो गया एंड CD इज 24। अब यहाँ पे ये जो है मेरे को वो 24 दी हुई है एंड कह रहा है AD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 13। तो ये मेरा 13 है और ये भी मेरा 13 है। देन एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा ट्रेपेजियम का, 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो डिस्टेंस हमको गिवन है 12। अब हमको पैरेलल साइड का सम करना है, तो हमको एक साइड लाइक सीडी दी हुई है लेकिन ए बी नहीं मालूम है हमको। तो हमको इस क्वेश्चन में लाइक थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, आजकल सीटेट ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे को ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया कि ए से एक परपेंडिकुलर डाला, कहां पे, सी डी पे। तो ये मेरा एक 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या बन गया, एक मेरा लाइक ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया मेरा, परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन गया मेरा पाइथागोरस थ्योरम लगाने की वजह से। तो आप जानते हो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, लाइक 13 12। तो ये यूनिट क्या होगी इसकी, 5। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी रखूंगा तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5। तो दोनों साइड से ये 5 5 हो जाएगा। एक बार यहाँ पे मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। पाइथागोरियन क्या होता था हमारा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मुझे बेस स्क्वायर निकालना है, तो हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो ये 169 माइनस 144 विच इज नथिंग बट 25। देन बी स्क्वायर, सो बी इज इक्वल्स टू मेरा 5। राइट, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू में नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये मेरा 5 हो गया। दोनों साइड से अगर मैं 5 5 घटा दूं तो इफेक्टिवली ये डिस्टेंस मेरा कितना बचेगा, 24 में से अगर मेरा 10 गया तो 24 माइनस 10, तो ये हो गया मेरा 14। तो यही मेरा क्या होगा, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 14। बस इस क्वेश्चन में यही एक छोटा सा ट्रिक था, एक कंसेप्ट था आपको जो समझना था कि हमको ए बी कैसे निकालना है। अब मेरे पास ए बी की वैल्यू आ गई 14। दोनों साइड से माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों साइड से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस निकल आया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां से फिर मैं एरिया इज इक्वल्स टू 1/2, ये हो गया 14 प्लस 24, दोनों को मैंने सम कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 12। 12 क्या है हमारा, उनका बीच का डिस्टेंस है। तो ये मेरा 6 टाइम कैंसिल हो गया, और 6 टाइम कैंसिल होने के बाद 4 और 4 8, 2 और 1 3 इंटू 6, 8 6 48, 4 बचा, और 6 18 और 4 22, 228। ये क्या हो जाएगा मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा इसका 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको ये समझना था कि लाइक कहां पे हम लोग गलतियां कर देते हैं कि हमको ए बी कैसे निकालना है। अभी देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें हमसे कह रहा है फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय अ प्लेयर इन अ लास्ट 11 मैचेस प्लेड बाय हिम एंड हर। तो ये 11 मैचेस हैं। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मोड। अब इसमें हमारे लिए बहुत लाइक एकदम से डेटा दिया है, लेकिन हमारे लिए इजी है। हमसे मीन पूछा हुआ है, वो भी छोटे छोटे नंबरों में। तो मीन मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, राइट। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीन इक्वल्स टू इसको सम कर लेंगे। तो हम एग्जाम में जब करेंगे तो यहीं पे सम करेंगे। 2 और 1 3, क्योंकि 0 का तो कुछ होगा नहीं। 3 और 4 7, 7 और 3 10, 11 12 और 2 14, और 4 18, और 1 19। तो 19 हो गया। और ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने थे मेरे, 11। तो ये क्या निकल आया मेरा मीन। पेपर में हम लोग कैसे वैल्यू रखते हैं, मैं डायरेक्ट आपको वही ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अब हमको निकालना है मोड। मोड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जो चीज रिपीट हो रही है, बार बार पे जो नंबर मेरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट कौन सा हो रहा है आप अच्छे से यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो देखो 1 जो है वो मेरा 1 2 3 4 बार सबसे ज्यादा 1 आ रहा है, बाकी 4 मेरा 2 बार आ रहा है, 2 मेरा 2 बार आ रहा है, 3 मेरा 1 बार आ रहा है। तो मोड कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1। मैं वापस कलर चेंज कर लेता हूँ। तो उस केस में अब हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो मीन माइनस मोड, यही तो हमारा आंसर क्वेश्चन है। 19/11 माइनस 1। तो एलसीएम मैंने क्या ले लिया, 11। तो 19 माइनस 11, तो कितना बचा, 11 और 8 कितना हो जाएगा मेरा 19। बस यही मेरा क्या है फाइनली आंसर। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। इस क्वेश्चन पेपर में ऐसा लग रहा है कि लाइक थोड़े से लेंदी क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय नंबर 88।
ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें हम कोई भी गैस वर्क या वैसे करने की कोशिश करते हैं तो गलती कर बैठते हैं, वो हमको नहीं करनी है मिस्टेक्स। और ये 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नहीं 88 से डिवाइड करना है, हमको इसको फैक्टर करेंगे। कितना, एक ये 11 से डिवाइड होगा और एक ये 8 से, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो फाइनली 88, राइट। इसके फैक्टर किए हमने, क्यों, क्योंकि हम इजीली पता कर पाएंगे कि 11 से डिवाइड कब हो रहा है और 8 से कब हो रहा है। जनरली हम 2 में ही रखते हैं, आप इसको 2 और 4 में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। तो 8 का हमको फॉर्मूला या प्रोसीजर ही नहीं याद रहता है, तो ये छोटी छोटी चीजें हमको याद रखनी होंगी कि 8 से डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो आपकी क्या है, 8 से डिविजिबल हैं। चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट हमारी क्या है, साइड से यहाँ कर लेते हैं, लाइक 74/, अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 74 जो है वो तो 8 नाम 72, 9 बार चला गया, बचा 2। अब यहाँ बाई के आगे अगर मैं 2 लगाऊंगा तो 8 की टेबल में सिर्फ 2 एक ही बार आता है, कब, जब 8 तिया 24 होता है। तो बाई की जगह मेरे को अगर मैं 4 रख दूं तो 8 तिया 24 हो जाएगा मेरा। तो बाई इज इक्वल्स टू कितना चाहिए मुझे, 4। तो बाई की वैल्यू तो मेरी यहां से आ गई, वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा, 4, करेक्ट। अब मेरे को चेक करना है ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 11 की डिविजिबिलिटी का सिंपल फंडा था कि जैसे ये जो नंबर लिखे हुए हैं, अब मैं लाइक अलग अलग पेन से जैसे इवन और ऑड प्लेसेस पे जो नंबर हैं इसी सेम पेन से मैं ऑड पे रखता हूं, लाइक 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों नंबर मैं यहाँ साइड से लिख लेता हूं जहां हमने अभी वैल्यू निकाली है 5, लाइक प्लस 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस वाई, राइट। तो 5 और 5 10 और 9 19 और 7 26, 26 प्लस वाई, और बाई की जगह मेरा 4 है, तो 26 प्लस 4 इक्वल्स टू 30। ये मेरा हो गया ऑड प्लेस। सिमिलरली मैं क्या करता हूं, इसको इवन प्लेस पे भी कर लेता हूं। तो मैं इवन प्लेस के लिए नंबर चेंज कर लेता हूं पेन, तो ये हो गया मेरा 6, ये x, ये 2, ये 4, राइट। तो मैं ये सारी की सारी डिजिट भी यहीं पर लिख लूंगा 6। ये पेन थोड़ा मैं डार्क ले लेता हूं, ये हो गया मेरा 6 प्लस x प्लस 2 और प्लस 4, तो 6 और 6, 4 और 2 6 और 6 12। तो ये कितना हो गया फाइनली मेरा 12 प्लस x हो गया, करेक्ट। तो हम लोगों का 11 की डिविजिबिलिटी क्या होता है, ऑड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। तो मैं यहां लिखूंगा 30 माइनस 12 प्लस x, क्या होना चाहिए, मल्टीप्लायर ऑफ आइदर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए दोनों का डिफरेंस, और मल्टीप्लायर ऑफ 11। तो अभी मैं 11 रख के एक बार ट्राई कर लेता हूं कि नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा सिंगल डिजिट में मेरा। तो 30 माइनस 12 माइनस x इज इक्वल्स टू 11। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया, 18 माइनस x इक्वल्स टू 11। x को उधर लाएंगे, 11 को इधर ले जाएंगे, तो 18 माइनस 11 इज इक्वल्स टू x। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा यहाँ पे 7। तो x की वैल्यू मेरी सिंपल 7 वैल्यू आ गई, जो कि इस पे डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे अब यहाँ पे 2x प्लस 3y। तो ये 2x प्लस 3y की वैल्यू हमको जब निकालनी है तो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4, तो 7 दूनी 14 और 4 थिया 12। तो फाइनली आंसर कितना आ गया मेरा 26। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 2। इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन पेपर में भी हमको ऐसे ही करना होता है जब जगह नहीं होती है, इसीलिए मैं एग्जैक्टली पेपर की तरह यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे कह रहा है, many occupations such as accountancy, banking, shopkeeping, tailoring, etc. require mathematics directly or indirectly. This is an explanation of value of mathematics, professional, disciplinary, cultural and utilitarian, right? तो इसका मतलब है उपयोगितावादी, करेक्ट। तो लाइक इसमें हम लोग उपयोगी तो करेंगे मैथमेटिक्स का, लाइक इन सब जगहों पे छोटा छोटा जो हम यूज करते हैं, लाइक दैट इज कॉल्ड उपयोग करना, ठीक है ना। अब सांस्कृतिक इसमें क्यों है मुझे नहीं मालूम, लेकिन विषयात्मक लाइक हम लोग जैसे पढ़ते हैं ज्योमेट्री और लाइक मैथमेटिक्स, डिफरेंट डिफरेंट एलजेब्रा, तो वो सब इसमें उन सब दुकानदार वगैरह को किसी को नहीं चाहिए होता है, ठीक है ना। और व्यवसाय तो वो कर ही रहे हैं, प्रोफेशनल उनका लाइक
अपनी में करने का लाइक बिजनेस जो भी कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 4, उपयोगितावादी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ओ इज द पॉइंट ऑन लाइन ए बी, रेज ओ सी एंड ओ डी आर ड्रॉन ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, मतलब ए बी के एक ही तरफ में, सच दैट ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ओ डी, मतलब ये जो लाइन ड्रॉ की गई है उनमें 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। AOC is x, BOD is 3x, then BOD is equals to, ठीक है। तो ये एक लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं बस उसका कंसेप्ट लगेगा आपका। यहाँ पे हमने ये एक लाइन बना ली A एंड B, अब इस पे हमने एक पॉइंट ले लिया O और इस पे हमने ये दो लाइन बना ली C एंड D। तो हमसे कह रहा है इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, आपस में एक दूसरे पे क्या है, ये परपेंडिकुलर, और ये वाला जो एंगल है वो हमारा कुछ x है और ये हमारा 3x है, ठीक है। तो अब आप देख के समझ सकते हो कि लाइक हम लोग क्या कंसेप्ट पढ़ते थे कि सम ऑफ द ऑल द एंगल ओवर द लाइन कितना होता था हमारा, 180 डिग्री, बस वही करना है हमको। तो x प्लस 90 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180, तो 4x is equals to 180 minus 90, which is nothing but again 90. So x is equals to 90 divided by 4. तो 4 दूनी 8, एक बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 22.5, ये मेरी x की वैल्यू आई है। और जबकि हमको क्या निकालना है, BOD, तो हमको कौन सा एंगल निकालना है, 3x, तो 3 टाइम्स ऑफ लाइक आप कर लोगे यहाँ पे 22.5, तो 5 दिया 15, बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, सॉरी, ठीक है, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, तो ये एक अंक के बाद हमारा पॉइंट है, तो 67.5, यानी कि आप यहाँ पे 67.5 की जगह 67/1/2 लिखा हुआ है, तो आप ये आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फॉर टीचिंग एडिशन ऑफ इंटीजर्स एट द अपर प्राइमरी स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट यूजफुल। तो हमको अब यहाँ पे ये देखना है कि इनमें से सबसे कम यूजफुल हमारा कौन सा है। तो हमसे कह रहा है बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पे, आपको इसका ख्याल रखना है, ये उच्च प्राथमिक स्तर साफ लिखा हुआ है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे लिए सबसे इजी क्या होता है, जैसे कोई भी मूवमेंट हो रहा है, लाइक या तो प्लस डायरेक्शन में होगा या माइनस में होगा, या तो अप होगा या फिर हमारा डाउन होगा, ठीक है, या फिर कोई रियल लाइफ कंटेक्स्ट, ठीक है, तो वो हमारे लिए इजी होता है पढ़ाने में। अब चार्ट पेपर जो है वो रियल लाइफ कंटेक्स्ट तो है नहीं, इसमें तो आपकी टेबल मेज और वो सब आएगा, तो ये बहुत यूजफुल नहीं है और हमसे नहीं पूछा है, सबसे कम लाभदायक पूछा है, तो आंसर कौन सा होगा आपका, 1 होगा। अच्छा, आंसर 2 3 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीढ़ियों का उपयोग, अब सीढ़ियों में जैसे हमने बोला कि ये एक रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट हो गया ना, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस है, नीचे जा रहे हैं तो माइनस है, तो इसीलिए हम सीढ़ियों का उपयोग जो है वो सही आंसर है। लिफ्ट का उपयोग, जैसे ग्राउंड से हम ऊपर जा रहे हैं तो प्लस है और नीचे जा रहे हैं तो माइनस है, तो वहां पे हम लोग रियल लाइफ में फिर से आ गए। संख्या रेखा का उपयोग जो कि हम करते हैं 9th 10th में आता है हमारा, लाइक एक साइड में ये 0 से हमारा ये प्लस हो गया और दूसरी साइड में ये माइनस हो गया, तो ये हमारे लिए इजी होता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका आंसर कौन सा होगा, इसका फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, कह रहा है इफ s इक्वल्स टू k देन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब सिंपल है कि x की जगह k रख दो, फिर k की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन मतलब ये इसका सॉल्व हो गया फाइनली, बस x की जगह आपको क्या रख देना है, इसमें k रख देना है। तो अब यहाँ पे हम x की जगह पे k रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर सीधा x के लिए सॉल्व कर लें, उसको फाइनली हम k बोल देंगे। तो हमसे कह रहा है x माइनस 4y7 माइनस 1 एंड 5 माइनस x, सॉरी 5 माइनस x अपॉन 3 प्लस x, तो एलसीएम हो गया हमारा 7, यहाँ पे एलसीएम हो गया 3, तो x माइनस 4 माइनस 7 हो गया यहाँ, और यहाँ पे हो गया 5 माइनस x प्लस 3x, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 7 और 4 11 बटे 7, यहाँ पे 3x में से एक x गया तो 2, 5 प्लस 2x बटे 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई x माइनस 11 में हो जाएगा और 7 का मल्टीप्लाई 5 प्लस 2x में, करेक्ट।
तो ये हो गया 3x माइनस 33, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे हमने, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14x, करेक्ट। तो इस 3x को मैं उधर ले जाता हूं, तो 14x माइनस 3x, और 35 को मैं इधर ले आता हूं, माइनस 33 माइनस 35। तो जब 3x गया तो ये 11x बचा, 5 6 7 8, 3 और 3 6, राइट, माइनस का। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 68/11, ये क्या है, यही मेरी इक्वल्स टू k की वैल्यू है। अब हमसे कह रहा है कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, 11k प्लस 18, 11k प्लस 18 डिवाइडेड बाई 11k माइनस 12, ठीक है। तो k की वैल्यू यहां पर रख देंगे 11 इंटू माइनस 68/11 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 11 इंटू माइनस 68/11 माइनस 12। तो यहाँ पे ये 11 से 11 क्या होगा, हमारा कैंसल आउट हो जाएगा दोनों जगह पे। तो इफेक्टिवली ऊपर मेरा कितना बचेगा, माइनस 68 प्लस 18, और नीचे माइनस 68 माइनस 12। तो माइनस 68 माइनस 18, तो इसमें से तो माइनस करेंगे तो माइनस का फाइनली कितना बचेगा, 8 में से 8 गया तो 0, और 6 में से 1 गया तो 5। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, इसका ख्याल रखना है आपको। तो अब यहाँ पर ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 0 से 0, तो फाइनल आंसर जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, 5/8, ठीक है। देख लेते हैं आंसर में है कि नहीं है, हाँ है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मीनू रोट सम नंबर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जो दिया हुआ है हमको 2 7 9 12, एंड देन सी मल्टीप्लाइड ईच नंबर बाई -1/2। देखिए जब भी ये ऐसा माइनस कहीं भी दिख जाए ना असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो हमेशा क्या हो जाता है, असेंडिंग का डिसेंडिंग हो जाता है और डिसेंडिंग का असेंडिंग। जैसे अब अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 1/2, लेकिन माइनस का, एंड 2 इंटू लाइक 7 इंटू 1/2 नेगेटिव का, करेक्ट, 9 इंटू 1/2 यानी कि माइनस का, ठीक है, 12 इंटू 1/2 माइनस का। तो ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 7/2 हो गया, लगभग 3.5 के करीब हो गया। ये माइनस का 4.5 के करीब हो गया। ये 3.5 लिख लेते हैं इसको, जिससे कि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। माइनस का 3.5 और ये हो गया माइनस का 6। अब आप देखो, जैसे ही हमने अगर ऐसे नंबर के अगर मैं साइन लगा दूं जो कि मेरे को पहले दिए हुए हैं, तो आपको नहीं लगता ये कुछ गलत हो गया। -6 -4.5 से बड़ा कैसे हो गया, नहीं होता। माइनस में कौन सा नंबर बड़ा होता है, जितना नंबर छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। और जब क्योंकि हम माइनस से साइन कर रहे हैं, तो हमेशा साइन क्या हो जाता है, हमेशा साइन चेंज हो जाता है, असेंडिंग का डिसेंडिंग और डिसेंडिंग का असेंडिंग। तो ये हमेशा साइन आपका चेंज हो जाएगा। ऑप्शंस में हमको जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे आप, असेंडिंग ऑर्डर विल नाउ बी चेंज टू द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बाकी के तीनों ऑप्शन आपकी गलत क्यों हैं, ये आपको इस एक्सप्लेनेशन से समझ आ गया। स्टिल डाउट, फील फ्री टू आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45। Which of the following represent the most important capability of learner to be assessed in the mathematics? ठीक है, इसमें से सबसे अच्छी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्षमताओं को निरूपित करता है, ठीक है। कौन सा होगा, एबिलिटी टू यूज एब्स्ट्रैक्शन टू परसीव रिलेशनशिप, ये कुछ सही जैसा लग रहा है हमको। एबिलिटी टू मेमोराइज ऑल द फॉर्मूला, मेमोराइज हम कभी नहीं करते मैथ में। एबिलिटी टू अप्लाई मैथमेटिक कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये भी सही लग रहा है हमको। एबिलिटी टू स्कोर फुल मार्क्स के लिए हम कोई बात नहीं करते पढ़ाई लिखाई में, ऑल दो काम वही करते हैं, ऑप्शन 2, ठीक है। तो हमको ए और सी सही लग रहा है। स्टिल डाउट, आस्क, और अगर गलत है तो प्लीज एक्सप्लेन, लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 46। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अब इन सब में हमको मेरे को कोई फॉर्मूला नहीं याद है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में क्विकली सॉल्व करूंगा। हमको कोई वो नहीं लगाना है कि हमका डिस्काउंट क्या है या प्रॉफिट लॉस क्या है, करेक्ट। इट इज सोल्ड एट 608 बाय गिविंग 24% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस को मैं ले लेता हूं x। अब जैसे मेरी मार्केट प्राइस हो गई यहाँ पे x, तो हेड बीन सोल्ड ऑन मार्केट प्राइस। अब x पे ही अगर मैं बेच दूं तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा। तो सिंपल सी बात है कि मैंने x में से इक्वेशन कैसे लिखूंगा, डिस्काउंट दिया है तो माइनस, अगर प्रॉफिट कमाया होता तो प्लस करता मैं या
24/100 ऑफ एक्स, क्योंकि 24% डिस्काउंट है एक्स पे, और ये मेरा किसके बराबर हो जाता है 608 के। तो x मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया मेरा 76/100, एलसीएम ले लिया ना 100, 608, तो x इज इक्वल्स टू 608 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 76। जब भी ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाए आपको 19 का पाला बहुत अच्छे से याद है, 19 चौक 76 हो जाता है हमारा, और 19 दूनी 38, 19 30 57, 58 59 60, 3 बचा, 19 दूनी 38, तो ये कट गया, और 4 से ये 4 8 32, तो x की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये मेरी क्या निकल आई मार्केट प्राइस। अब क्वेश्चन जब आप पेपर में सोल्व कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 800 रुपए प्रॉफिट हुआ, 800 रुपए मार्केट प्राइस आ गई, 750 मेरी लाइक परचेज प्राइस थी, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया मेरा 800 माइनस 750। पेपर में ये सब लिखने का टाइम वेस्ट मत करना, आंसर क्या हो जाएगा ये 50। अब हमको परसेंट प्रॉफिट निकालना है, कितना होता हमारे पास, तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 50 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 100, करेक्ट, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 25 या 75, 2500 के 100, तो 4 5 20/3, यानी कि 3 6 18, 2/3, तो ये परसेंट हो गया। आंसर कौन सा करेक्ट हो गया मेरा, फर्स्ट। कोई डाउट है तो पूछिएगा आप। मैं फॉर्मूले याद करने की कभी आपको सलाह नहीं दूंगा, हमेशा बस इक्वेशंस लिखो और सॉल्व करो। सीटेट में इक्वेशन लिखना बहुत इजी हो जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आसान हो जाता है अपने लिए। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड भी होता है और थोड़ा सा हमको देखना भी होता है। तो हम इसमें सिंपल वही बोर्ड मास वाला, इसका मतलब होता है आपका ब्रैकेट, इसका मतलब ऑफ, इसका डिवीजन, इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये एडिशन और ये आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लाइक ये आपके ब्रैकेट जो लगा के हम सॉल्व करते हैं, ये ऑफ काकी के हिंदी में लगा देते हैं, डिवाइड मतलब आपका भाग हो गया, गुणा, जोड़ना और घटाना, ठीक है। लेकिन अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये जो नंबर है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ये नंबर जो है वो हमारा कहीं ना कहीं एक इंटीजर आएगा, तो यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ये लिखी हुई है करेक्ट आंसर में, और ये हमारा कुछ ना कुछ आपका फ्रैक्शन में आएगा। तो मैं इंटीजर पार्ट को बाद में करूंगा क्योंकि मैं सीटेट में क्वेश्चन मुझे टाइम बचाना है, करेक्ट। तो मैं पहले फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करूंगा, तो 0.6738 0.6300 0.0, ठीक है, 59। अब ये तीनों सम हो रहे हैं इसलिए मैंने तीनों सम डिजिट को लिखा, पहले माइनस वाले को नहीं लिखा। 9 10 11 12 बचा 1, 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16 बचा 1, 6 और 6 12 और 1 13, ठीक है। अब इस नंबर में से मेरा 1.3628 में से मुझे माइनस क्या करना है 0.79, 00 मैंने यही लिखा नहीं दिया, 82, 16 में से 9 गए तो 7, और यहाँ 12, 12 में से 7 गया तो 5, करेक्ट। अब ये देखो 5728 किसी ना किसी आंसर में जरूर होगा, तो देखिए 5728 आपका यहाँ भी आ रहा है, 5728 आपका यहाँ भी आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन डायरेक्टली क्या हो गए, गलत हो गए। अब हमको ये देखना है ये 23 आएगा या 24 आएगा, कुछ भी आंसर में आ सकता है। तो हम पहले अब क्या ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में कितना लिखा है मेरा 2704 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, करेक्ट। अब हम इसको आगे डिवाइड करेंगे, तो लिखा है 31096 डिवाइडेड बाई 1352, तो मैं इसको डायरेक्टली ये पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा 13 से डिवाइड करता हूँ, क्यों, क्योंकि 13 एकन 13, 0 13 चौक 52 डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को, और 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 27 28 29 30 31 5 बचा, 13 दूनी 26, 13 39 11 बचा, 13 नम्मा 117 मतलब 2 बचा मेरा, और 13 दूनी 26, करेक्ट। वापस में इसको 13 से काट सकता हूँ, 13 अट्ठे 104, और ये 13 से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 13 एकन 13 बचा 10, ठीक है, तो 13 अट्ठे 104 5 बचा, और 13 चौक 52। अगर मैं 8 से काट दूं इसको तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ये 23। तो हमको यही तो चेक करना था, ये 23 आएगा या 24 आएगा, तो आप इजीली कौन सा आंसर कर पाओगे, थर्ड, ठीक है ना।
ऐसा नहीं कि आप इसको पूरे को एडिशन सब्ट्रैक्शन और वो सब करने में टाइम खराब करो। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच कैसे करना है, उस पर भी हम ध्यान देंगे पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 48 में, द कार्ड बीइंग नंबर 12 to 71, वन नंबर ऑन वन कार्ड। साफ बोल दिया, एक कार्ड पे एक ही नंबर लिखा हुआ है, और केप्ट इन अ बॉक्स एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। हमने बिना देखे एक कार्ड उठाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखते ही आधा टाइम तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। अब और ऊपर से इसने साथ में क्या घुसा दिया यहाँ, प्राइम नंबर। तो अब दो दो कंसेप्ट एक साथ, मैं कह रहा हूं ना आजकल सीटेट एक साथ दो कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछने लगा है। परेशान नहीं होना है, 1 मिनट का क्वेश्चन, मतलब 30 सेकंड में आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है, लाइक फेवरेबल आउटकम, ठीक है, मतलब जो हमको चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, प्राइम नंबर, और टोटल आउटकम। टोटल आउटकम, तो टोटल नंबर हमारे कितने हैं पहले हमको ये देखना है। तो टोटल नंबर हमेशा हम कैसे निकालते हैं, जो लास्ट डिजिट है मेरी वो क्या है, 71, उसमें से मैं कितना घटा दूं, 12। लेकिन दोनों में से एक जगह पे या तो 71 इंक्लूड करना पड़ेगा या 12, तो उसके लिए +1, ठीक है ना। तो 71 में से आपका अगर 10 गया तो कितना बचा, 61, और 61 2 गया तो 59, 59 में एक जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया, ये 60, करेक्ट। अब इसमें मुझे क्या बताना है, प्राइम नंबर, अभाज्य। अभाज्य संख्या बताने के लिए वो आपको लिखना पड़ेगा। आपको पता है कि जैसे 13 जो है वो किसी से भी भाज्य नहीं होता, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद आपका 21 हो जाता है, 23 हो गया सॉरी, फिर 29, 27 वगैरह सारा हो जाता है, फिर 31 हो गया आपका। सारे के सारे आपके ऑड नंबर ही होते हैं जनरली, इसमें जनरली का लगभग सारे ऑड नंबर ही होते हैं। 41 नहीं डिवाइड होगा, 43, फिर 47 हो गया आपका, 53 नहीं होगा, 59 नहीं होगा, 57 हो जाता है 3 से, ठीक है ना, 61 नहीं होगा, 67 एंड 71। तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए, इतने ये नंबर हो गए जो कि आपके डिवाइड नहीं होंगे। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं, टोटल नंबर कितने हैं हमारे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये टोटल कितनी संख्या होगी हमारी, 15। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, अब अभाज्य कितने हो गए हमारे, 15। तो टोटल अभाज्य नहीं है, ठीक है, नॉट अ प्राइम। तो अब हमको किस में जाना पड़ेगा, यहाँ पे भाज्य में। तो अभाज्य नहीं है का क्या मतलब हो गया, जो भाज्य है हम उसी की बात करेंगे ना। तो टोटल हमारा कितना था, 16, तो -15, तो कितना बचा हमारा 45, करेक्ट। 15 में से घटा दिया, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू कितनी हो गई मेरी, टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। 15 से काट लेंगे, 15 3 45 और 15 चौके 60। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 3/4, ठीक है, ये गलत टिक लगा हुआ है, सॉरी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कोई डाउट है तो पूछिएगा। और ये जो दूसरा आंसर है वो आपका 15/60, ठीक है ना। अगर भाज्य की प्रोबेबिलिटी पूछता तो कौन सा आंसर होता आपका, ये वाला। तो अब इस क्वेश्चन में 49 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड, ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। टीचर सेंटर्ड मतलब कोई भी टीचर आ रहा है वो अपने हिसाब से पढ़ा के चला जा रहा है, शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित कौन सा होगा, आपको पढ़ के समझ में आ रहा है, लेक्चर मेथड होगा, आया टीचर ने पढ़ाया और वो चला गया, उसमें कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हुई, कोई ह्यूरिस्टिक मेथड यूज नहीं किया गया। ह्यूरिस्टिक मतलब अपने से आप कोशिश करो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो इसका प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा आपका, थर्ड। हमसे कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील ऑफ अ रेडियस। हमसे एक व्हील की रेडियस दे दी। तो जैसे अगर ये मेरा व्हील है, इसकी अगर कोई रेडियस r है, अब इस पे मैंने ये एक कलर का दूसरे कलर का कोई पॉइंट बनाया। अब अगर ये यहां से घूमेगा मेरा पहिया, एक पॉइंट यहाँ पे है ये 1 और ये 2, तो ये घूमेगा तो पहले आधी रेडियस पे ये पॉइंट 2 आएगा, फिर ऐसे ही सीधा सीधा जाएगा तो वापस बनाएगा। स्ट्रेट लाइन में अगर बात करें तो कितना जाएगा, ये इसकी परिधि के हिसाब से जाएगा, जितनी इसकी परिधि होगी। और एक सर्कल की परिधि का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है हमेशा, 2πr,
ठीक है ना। तो एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट पूछ लिया गया, व्हील की रेडियस ये है तो 350 राउंड में कितना चलेगा, 2 पाई आर को मल्टीप्लाई कर दो 350 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं, 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू रख ली हमने, आर कितना है 25 और राउंड कितने हैं 350। देखो हमेशा मल्टीप्लीकेशन में होता है, 7 पंजे 35, ये कितना हो गया अपना 50, तो वो लाइक 25 दूनी 50, 50 के आपके 2 हो गए और मल्टीप्लाई कितना हो गया 22, तो 55 25, यानी कि 2500 इंटू 22, तो 00 तो हमारा वैसे भी आएगा, और 25 दूनी 50, 5 बचा, 25 दूनी 50 और 5 55, कितना हो गया ये सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि रेडियस किस में है आपकी सेंटीमीटर में है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग, एक सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा 1/100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेंटीमीटर का उल्टा कर रहे हैं तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो दो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो क्या हो जाएंगे कम। एग्जाम में कभी डिवाइड करने मत बैठ जाना, आंसर कितना हो जाएगा 550, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे, इसके कंफ्यूजन आपके जो ऑप्शन है वो भी थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को पेपर में पूरा सॉल्व करिएगा। मैं मानता हूं थोड़ा सा लेंदी है बट दैट्स फाइन, हम अपना 1 नंबर ऐसे वेस्ट नहीं होने देंगे ना। एक तो सबसे पहले अब आप देखो इसमें P जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइक हर जगह पाया जाता है, देखो सारी टर्म्स में P यहाँ पे कॉमन है कि नहीं है। तो मैं P को उठा के सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ ऊपर थोड़ी सी मुझे को जगह चाहिए तो मैं यहाँ पे P को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने कॉमन ले लिया तो फिर फाइनली मेरा कितना बचा, यहाँ बचा 20Q² प्लस 4Q को मैं सबसे बाद में लिखूंगा क्योंकि एक ही टर्म है मेरी। ठीक है, 45R², ठीक है, एंड माइनस 60QR। अब आप देखो ये कुछ a माइनस बी का स्क्वायर जैसा फॉर्मूला नहीं बन रहा है यहाँ, प्लस 4Q माइनस 6R। ठीक है, ये सारी टर्म्स लिख ली मैंने। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ करके a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, तो बहुत इजीली बन जाएगा। कैसे, आप इसमें से 5 कॉमन ले लो, क्यों, क्योंकि सब जगह मेरे को 5 कॉमन दिख रहा है, 4Q², ठीक है, और 5 लिया तो 5 नाम 45R²। अब देखो ये 4 आ गया तो 2 का स्क्वायर, और 9 आ गया मतलब 3 का स्क्वायर, और 12 पंजे 60। ठीक है, प्लस यहां से 2 कॉमन ले लो तो 2Q माइनस 3R, करेक्ट। और ये भी आप इफेक्टिवली देखो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2Q का स्क्वायर 3R का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2Q इंटू 3R। आप करो मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 दूनी 12, यही तो लिखा हुआ है। तो इफेक्टिवली ये किसका फॉर्मूला बन गया, 5 टाइम्स ऑफ 2Q माइनस 3R का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2Q माइनस 3R। थॉट प्रोसेस समझ गए ना। लाइक ऐसे ही अगर आप अप्रोच करोगे एग्जाम में, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैं मानता हूं, लेकिन क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2Q माइनस 3R को भी कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारा क्या बचेगा 2Q माइनस 3R, क्योंकि होल स्क्वायर है तो एक वैल्यू यहाँ पे बच गई प्लस 2। अब देखो 2Q माइनस 3R किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन 3 आपका सही है, 2R माइनस 3Q, ये कंफ्यूज मत होना। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन अगर मतलब आप छोड़ सकते हो नो डाउट, लेकिन अगर गलती से अगर आप आगे भी सॉल्व करते हो तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। लाइक 5 दूनी 10, मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, 10Q माइनस 15R प्लस 2। अब आप देखोगे तो ये भी एज इट इज डिजिट के साथ लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये P कर दिया है इसने, आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखिए लास्ट की 2 डिजिट मैच हो रही हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर भी मैच हो रहा है, सिर्फ Q की जगह क्या लिख दिया उसने P। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन का खास ख्याल रखना है, एक एक पैरामीटर का। यहाँ पे भी इसने P इन्वॉल्व कर दिया है, बट यहाँ पे तो साफ दिख रहा है 10 के साथ है, तो थोड़ा सा अलर्टनेस के साथ हमको सारे के सारे क्वेश्चंस
देखनी है यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिएगा। तो इस क्वेश्चन में 52 में हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट असेसमेंट। ठीक है, द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन टू असाइन द ग्रेड्स। जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट हो तो जनरली उसको नेग्लेक्ट करिए। असेसमेंट एज लर्निंग जनरेट्स अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड पीर असेसमेंट। ये साउंड अच्छा कर रहा है, आंसर यही होना चाहिए। समेटिव असेसमेंट हेल्प टू नो to what extent the instructional objective has been achieved while teaching a concept। नहीं, हम कुछ भी अचीव करने के लिए नहीं, अपने सेल्फ के लिए जाएंगे असेसमेंट में। इज असेसमेंट फॉर लर्निंग इज अ प्रोसेस विद नो स्कोप। ऐसे कोई सेंटेंस आया छोड़ दो, आंसर हम कौन सा टिक करेंगे, सिर्फ 2। अगले पे आते हैं हम लोग 53। On the basis of information given in the statement, which of the suggested course of action logically follow। कह रहा है अनामिका does conceptual error while solving problem on mensuration। तो फिर इसका क्या रहेगा, टीचर्स गिव्स अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन एंड विजुअल प्रैक्टिस टू अनामिका। हाँ, देना चाहिए जिससे कि उसकी मिस्टेक्स खत्म हो। टीचर्स प्रोवाइड द स्कोप ऑफ डिस्कशन while गिविंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। हाँ, लेवल ऑफ डिस्कशन भी हमको चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही आंसर क्या है, सही है। मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 सही है। ठीक है ना। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम इन विच PQ, QR, RS, PS हमको कुछ कुछ वैल्यू दे दिया, तो हमसे एक एक्सप्रेशन सॉल्व करवा रहा है। तो हमको ये मालूम है कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, ज्योमेट्री में हम लोग पैरेललोग्राम में क्या पढ़ते हैं, लाइक इसका नाम वापस से हम PQRS दे लेते हैं। तो इसमें हम सिंपल पढ़ते हैं कि ये भुजा आमने सामने वाली पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। करेक्ट। तो PQ जो है वो किसके बराबर होगा, RS के। मतलब PQ जो है वो किसके बराबर होगा, RS के। और QR जो है वो किसके बराबर होगा, PS के। इसमें तो बस दोनों के इक्वल करके आपको x y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 4x + 1 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 25। तो 4x इक्वल्स टू 25 - 1 दैट इज 24। तो x इज इक्वल्स टू 24/4 विच इज 6। करेक्ट। सिमिलरली आप क्या करोगे यहाँ पे, PS यानी कि 3y - 1 इक्वल्स टू आपका कितना हो गया यहाँ पे 26। तो 3y इज इक्वल्स टू 26 + 1। तो 3y इज इक्वल्स टू 27 दैट इज y इक्वल्स टू 27/3 विच इज 9। तो x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 9। एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेंगे। 3 × x की वैल्यू मेरी 6, 2 × y की वैल्यू मेरी 9। तो ये भी 18 और ये भी 18, मतलब 36। तो 36 जो ऑप्शन में है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आप डिवाइड करने बैठोगे बहुत सारा टाइम खराब कर दोगे। नंबर लाइन आपको याद होनी चाहिए। इसमें 0 से आगे हम लोग पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 से पीछे हमारे नेगेटिव नंबर। ठीक है, इसमें दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं, इसलिए मैंने ऐसे करके लिखा है यहाँ पे -1/4। यानी कि यहाँ पे कहीं मैं लिख लेता हूँ -1/4। ठीक है, और ये कुछ -7/10, यानी कि इफेक्टिवली ये कितना लिखा है 0.7 और ये 0.25। डिवाइड करोगे तो लगभग इतना आएगा। तो हमको सारी वैल्यू 0 से नीचे चाहिए। अब हम इसमें ऑप्शंस देखेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए। अब इसमें 0 आ रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो क्या ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें ये प्लस का नंबर दे दिया फोर्थ ऑप्शन में, तो क्या ये ऑप्शन में आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो मेरे पास फाइनली ऑप्शन क्या बचा इसको सॉल्व करने का, मेरे पास ऑप्शन बचा 1 और 3। अब 1 और 3 में से अगर कोई एक नंबर मुझे ऐसा मिल जाए जो कि मेरी रेंज से बाहर हो। आप अगर अच्छे से ऑप्शंस को देखोगे तो ये देखो, ये 3/4 लिखा हुआ है। 3/4 कितना होता है आपका 0.75 नेगेटिव का, वो कहां हो गया 0.7 से भी नीचे हो गया 0.75। तो ये कहां चला गया हमारा रेंज से बाहर। तो क्या थर्ड ऑप्शन हो पाएगा, नहीं। ऑप्शन कौन सा होगा आपका, फोर्थ। यही गलतियां कर बैठते हैं और हम क्या करते हैं कि बहुत सारा टाइम खराब करते हैं।
तो ऑप्शन क्यों नहीं होगा और कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा और जल्दी से आंसर टिक करना पड़ेगा। फिर भी आपका मन है क्वेश्चन में सॉल्व करने का, तो 5/8 को अगर आप सॉल्व करोगे, सारे नंबर माइनस में है तो लाइक पॉइंट लगाएंगे तो 50 हो गया, 8 छिक्के 48, बचा 2, 8 दूनी 16, लगभग 0.6। आगे जो भी वैल्यू आए दैट डजंट मैटर। 0.7 से तो छोटा हो गया, तो फाइनली किधर आएगा 0.6 समवेयर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और 2/3 तो लाइक माइनस 20 हो गया, 3 छिक्के 18, ये भी 6 हो गया। अब 6 के बाद क्या आ रहा है, 2 बचा, 3 छिक्के 18, 0.66 करेक्ट। तो ये 0.7 के बाद आएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा 0.66, लेकिन 0.7 से पहले, ठीक है। 3/5 यानी कि 0.6 करेक्ट, एग्जैक्ट 0.6 पे आ गया। तो सारे के सारे नंबर यहीं पे हैं, 0.7 से पहले हैं, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया 55। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इफ x इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर देन द वैल्यू। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते ही हम सबसे पहले ये देखने लगते हैं कि ये लास्ट की 2 डिजिट हैं, हम टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं, तो हम सोचते हैं अच्छा ये तो 5 में आएगा, फिर 26 है तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, तो वैल्यू 5 आनी चाहिए, फिर 55 का स्क्वायर करके देखेंगे, फिर वो नहीं मैच करेगा तो 54 का। तो बेटर है कि थोड़ा बहुत, नो डाउट आप ऐसे पहुंच सकते हो, बट लेट्स डू डायरेक्टली। अब ये 2600 लिखा हुआ है तो 2500 किसका स्क्वायर होता है, मुझे पता है 50 का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होता है 2500 होता है। तो क्यों ना मैं 51 का ट्राई करूं। जैसे ही मैं 51 का ट्राई करूंगा, मैं हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं, 1 का 1 में किया तो 1, 5 का 1 में 1 में, 5 सेकंड 5, 5 सेकंड 5, 10 बचा 1 और 55, 25 और 1 26, कितना आ गया 2601। और ये कितना लिखा है 2605, तो डिफरेंस कितना हो गया अपना 4। तो जब इसका डिफरेंस 4 आ गया तो x की वैल्यू क्या होगी मेरी 4 होगी, करेक्ट। तो 4 इंटू 4 प्लस 7, 4 चौक 16, और 16 और 7 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, आगे करिए आप 23। आंसर कौन सा हो गया आपका, थर्ड आंसर करेक्ट हो गया, समझ गए। तो थोड़ा बहुत आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि नंबर किसके अप्रोक्स है, ठीक है ना। कोई डाउट आता है तो पूछिए। जैसे ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे ये हमने दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से देखा है। क्वेश्चन नंबर 57। अब ए बी सी और डी हमसे कह रहा है ये कुछ कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करना है जिसमें से पी क्यू आर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये मत सोचिएगा कि आपको क्या करना है। देखो ये तीनों सम है तो इन तीनों के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किसके साइन पे पड़ेगा डी के पे। अब डी की जगह अगर मैं यहाँ माइनस डी कर दूं तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एक्स और प्लस का 11, बस हो गया अपना, इतना ही करना होता है। और ऐसे क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। तुरंत कैसे हो जाते हैं, अब आप देखो एक्स स्क्वायर का फैक्टर देखना है तो ये हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में मैं ऐसे लिखता नहीं। फिर अगली लाइन में 2x स्क्वायर, ये हो गया मेरा माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर। अब x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। मैंने एक साथ लिखा है, मैं लाइक सारे लिख लेता हूं पहले जिससे आपके लिए इजी होगा। अब मैं लिख रहा हूं माइनस 8x, ठीक है। अब यहां पे कितना है प्लस का 12x, ठीक है नहीं। अब यहां पे x है ही नहीं तो प्लस 0, और यहां पे क्या लिखा है ये प्लस का x, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू 11 यहां पे है ही नहीं b में, तो 0 कुछ भी लिखो या मत लिखो, प्लस 7 प्लस वापस से 11। अब आप देखो यहां पे 3x स्क्वायर ये और 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, इफेक्टिवली कितना आ गया 4x स्क्वायर। वही तो p की वैल्यू कहां कितनी आ गई यहां से, p इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोल पाऊंगा p की वैल्यू कितनी है ये माइनस का 4, ठीक है। ऐसी q की वैल्यू माइनस 8x 12 यानी कि प्लस का 4x प्लस x, कितना बचा मेरा 5x। तो q की वैल्यू कितनी होगी मेरी 5, ठीक है। 11 11 22 और 7 29, तो r की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 29। इन तीनों को आपको सम करना है, 4 में से 5 गया, 1 बचा और 1 और 29 में से जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया आपका 30, ठीक है ना। तो ये आप ख्याल रखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ये ऐसे लिख के मैंने आपको समझाया है, लेकिन आपको लिखना नहीं है, यहीं पे इसको सॉल्व कर देना है क्वेश्चन के ऊपर, करेक्ट। आंसर कौन सा हो गया हमारा 4th। कोई डाउट है तो पूछ लेंगे आप यहाँ पे।
तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम 58 में हमसे कह रहा है नीतू इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन. हर मैथमेटिक्स टीचर हेल्प हर बाय गिविंग अ वन सिंपल वर्ड फॉर ईच ट्रांसफॉर्मेशन, नेमली रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड एनलार्जमेंट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मीनिंग ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मेशन एज गिवन. ये तो एनसीईआरटी में लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म है. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब जैसे कोई भी चीज आ रही है, यहां से टकराई और लौट गई, तो ये क्या हो गया? फ्लिप. ठीक है, ये वो हमेशा क्या हो जाता है आपका? फ्लिप हो जाता है. रोटेशन, रोटेशन मतलब जैसे किसी भी चीज को आप रोटेट करोगे तो वो टर्न हो जाएगा, लाइक इन द सेंस जैसे कॉइन है, कॉइन को आप टर्न कर दोगे, हेड का टेल, टेल का टेल, हेड, तो ये हो जाता है आपका टर्न. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. ट्रांसलेशन जो होता है, ट्रांसलेशन मतलब स्लाइड करना किसी भी चीज को. ठीक है, तो ये आपका हो जाता है स्लाइड. एंड द एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट तो हम वैसे भी कहते हैं किसी भी चीज को एनलार्ज करना या फोकस करना या फिर बड़ा करना, यानी कि बिगर फिगर. ठीक है, तो ये हो गया आपका बिगर फिगर. अब आप देख लेंगे, पहला फ्लिप है, दूसरा टर्न, ये नहीं होगा, पहला ही गलत हो गया. तो फ्लिप के साथ हमारा ऑप्शन 3, फ्लिप, टर्न, स्लाइड एंड बिगर फिगर, ऑप्शन 3 मेरा सही है. ये स्लाइड से शुरू हो रहा है तो ये भी कैंसिल है. ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 59. अब इन क्वेश्चंस में हम क्या है कि मिस्टेक्स करते हैं, तो उन मिस्टेक्स पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली ट्रायंगल क्यों नहीं बनेगा. ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी इज इक्वल्स टू 5 है, बी सी इज इक्वल्स टू 6 है. तो चलिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं छोटा सा. यहां पे मैंने इसका नाम लिख दिया ए बी एंड सी. अब ए बी जो है वो मेरी 5 है, बी सी जो है वो मेरी 6 है. एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, ये मेरा 130 है. ठीक है, और एंगल बी ए सी ये मेरा एंगल 25 है. एंगल सम के हिसाब से 180 माइनस 130 माइनस 25 बचेगा कितना? मेरा 25. तो ये एंगल भी मेरा निकाला मैंने, तो ये कितना आ गया? 25. अब हम ट्रायंगल थ्योरम में एक चीज समझते हैं कि इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड्स क्या होती हैं? हमेशा इक्वल होती हैं. तो अब आप देखिए, ये एंगल यहाँ पे मेरे इक्वल हो गए, तो क्या ट्रायंगल, ये दोनों तो मेरे इक्वल हो गए, लेकिन ये साइड्स मेरी इक्वल हैं क्या? नहीं है. तो समझ गए यहाँ पे ट्रायंगल क्यों नहीं बनेगा. करेक्ट. अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं. कह रहा है ए बी इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, अब मैंने पेन चेंज किया, ए बी इक्वल्स टू 3, बी सी इक्वल्स टू 4 एंड ए सी इक्वल्स टू 7. तो हम लोग क्या करते हैं कि साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बराबर बड़ा होता है, इक्वल नहीं होता है. तो 3 + 4 ग्रेटर देन 7, तो क्या ये है? क्या नहीं है. तो ऑप्शन, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा, ना कि इक्वल होगा. ठीक है, तो ये नहीं बनेगा. थर्ड ऑप्शन इस पर आते हैं. ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. ठीक है, और हमको ये, अच्छा, बी सी ए यानी कि जो सी पॉइंट है उस पर जो मेरा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? मेरा 90 डिग्री. ठीक है, अब ए और बी का मुझे नहीं पता, तो मैं इसको मान लेता हूं 60 डिग्री. और 60 डिग्री ए बी, बी बीच में आ रहा है, तो जो बीच में आता है वही हम एंगल पे लिखते हैं बी. तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया? फिर ये ए आ गया. करेक्ट. अब ए बी हमको कितना दिया हुआ है? 8, और हमको बी सी कितना दिया हुआ है? आपका 4. ठीक है ना. तो अब आप देखो, इसमें ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 के हिसाब से ये 30 हो गया, 30, 60, 90, 90, 90, 180, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया. अब अगर हम 90 डिग्री वाला पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, तो उस हिसाब से मेरा 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तभी तो हाइपोटेनियस माइनस बेस स्क्वायर, तभी मेरा परपेंडिकुलर का, लाइक 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर. इनका नेगेटिव करेंगे तभी तो हमारा यहाँ पे लाइक परपेंडिकुलर आएगा. तो 8 का स्क्वायर हो गया मेरा 64, और 4 का स्क्वायर हो गया मेरा 16. ये मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया. 14 में से 6 गए तो मेरा 8 बचा, 5 में से 1 गया तो मेरा 4 बचा. तो P जो आएगा वो √48 आएगा. अब हमको यहाँ इसका अंडर रूट नहीं लेना है, लेकिन हमको ये समझ में आता है ना कि 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, तो 7 से तो कम होगा. लेकिन 6 का स्क्वायर जो है वो 36 है, तो 6 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है. लेकिन 6 से 7 के बीच में इसकी वैल्यू है. अब इसके एंगल के सामने 60 डिग्री है, 90 डिग्री वाले की भुजा क्या है? मेरी 8 है.
और 30 डिग्री वाली की भुजा क्या है 4, मतलब सबसे छोटे एंगल की भुजा भी सबसे छोटी है, सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा भी सबसे बड़ी है, और जो बीच का एंगल है उसकी भुजा भी बीच की वैल्यू है। तो इसका आंसर ये थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है ए सी बी, और लाइक मैंने एक वापस से ट्रायंगल बना लिया, ये आपका 120 डिग्री है, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा ले लेता हूँ इसको। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 120 डिग्री बना लिया। ठीक है, और कौन सा है ये सी, बीच में जो लिखा होता है हम उसी को करते हैं, तो सी मेरा ये हो गया। अब बी कितना है 25 डिग्री, तो ये हो गया 25 डिग्री। अब ये कितना बचा 25, मेरे को 60 बचा, 60 में से 25 गया तो मेरा लाइक 35 बचा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरी 35 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू 35 हो गई। अब उस केस में हमारा यहाँ पे क्या होगा कि सी की वैल्यू, ये जो सबसे बड़ा एंगल है ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे मैं लाइक बी एंगल था मेरा ये 25, तो ये एंगल हो गया सी। अब ये 4 हैं, लाइक ए सी सॉरी ए सी भी मेरी 4 है और बी सी भी मेरी 4 है। देखिए डिफरेंट एंगल है लेकिन साइड आपस में क्या है बराबर, और जबकि पहला ऑप्शन क्या था एंगल बराबर थे और साइड क्या थी डिफरेंट, ये जस्ट उसका अपोजिट हो गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे करके हम लोग अच्छे से समझेंगे और आंसर टिक करेंगे, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया थर्ड सही है। ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं तो आराम से सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन 60 हमसे कह रहा है अ सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर कट इनटू स्मॉल सॉलिड क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर ईच, राइट, 4 सेंटीमीटर का बना दिया। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड द ओरिजिनल क्यूब एंड द न्यू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब सो फॉर्म्ड। ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे से क्यूब बनाए, तो उनमें जब हमने बनाया तो हमको ये ख्याल रखना है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का क्यू का फॉर्मूला होता है 6 ऑफ साइड का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एग्जाम में हमसे क्या गलती हो जाती है, 6 इंटू हम लोग 12 स्क्वायर निकालते हैं, तो 6 इंटू 12 इंटू 12, और दूसरा ये हो गया 1, और ऐसे 2 निकाल देते हैं, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 इंटू 4, दोनों का रिलेशन निकालना है, तो ऐसे 1 अपॉन एस ए 2 कर किया हमने, तो 6 इंटू 12 इंटू 12 और 6 इंटू 4 इंटू 4, तो 6 से 6 कट गया, 4 से ये 3 बार और 4 से ये भी 3 बार, 3 तरह के 9। ठीक है, तो एस ए 1 जो है वो 9 टाइम्स ऑफ एस ए 2, हम ऐसे करके इसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इफेक्टिवली ये, और ये किसी न किसी आंसर में दिया भी होगा, ओके आंसर में नहीं दिया है, अच्छा किया। लेकिन यहाँ पे अब हमने गलती क्या की, हमने गलती ये की कि हमको ये नहीं मालूम ना कि 4 सेंटीमीटर के इसमें से जो बने वो कितने बने, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम कंपैरिजन करके। तो वॉल्यूम नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कैसे निकलेगा, वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, तो S1 का क्यूब डिवाइडेड बाई S2 का क्यूब। ठीक है, तो S1 मेरा क्या है 12, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, करेक्ट, 3 बार लिख लिया। S2 क्या है मेरा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 से ये 3 बार, ये भी 3 बार और ये भी 3 बार, तो ये 3 तरह के 9 दिया 27, तो नंबर ऑफ क्यूब जो हो गए 4 वाले छोटे वाले वो मेरे क्या हो गए 27। अब हम वापस से ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे, जो अपन ने गलती की है उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करेंगे अब यहाँ पे। तो मेरा सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2, तो सरफेस एरिया 6 इंटू 12 इंटू 12 और दूसरा 6 इंटू 4 इंटू 4, लेकिन इसमें क्या आएगा 27 भी आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ये कितने हैं टोटल सरफेस एरिया, तभी तो दोनों का आपस में डिवाइड होगा, तो ये 6 से 6 कट गया, ये इससे 3 टाइम्स गया, ये इससे 3 टाइम्स गया, ये 3 से 9 टाइम्स और यहाँ पे भी ये 3 टाइम्स, करेक्ट। तो हमको गलती भी समझ में आ गई, ऐसे 1 अपॉन ऐसे 2 इज इक्वल्स टू 1/3। तो हम कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ 1 जो है वो 1/3 किसका है, सरफेस एरिया ऑफ 2 मतलब छोटे वाले का, 4 वाले का 1/3 है, कौन सा, जिसकी भुजा हमारी 12 है। न्यू सरफेस एरिया विल बी 1/3 ओरिजिनल सरफेस एरिया, नहीं, ओल्ड न्यू सरफेस एरिया विल बी 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया, ये होगा क्योंकि न्यू सरफेस एरिया क्या है मेरा SA2 है, तो 3 टाइम्स ऑफ SA1 होगा।
आप इसको इधर मल्टीप्लाई 1/3 देख के जल्दी से टिक नहीं करना है। जो जो गलतियां करनी है उसको हमने पहले ही हाईलाइट करके रखा है कि हाँ ये आपको गलतियां नहीं करनी। गलती कर करके आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया तो आपको समझ में आना चाहिए। तो कहीं कोई गलती स्टिल आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट। समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, ठीक है ना। थैंक यू।